Hello everyone, welcome to EduCare 247. We are starting a new series, Daily Current Affairs with MCQs. This series will be useful for UPSC Civil Services Examination and EPFO Examination 2020. इस सीरीज की मदद से आप हर दिन का करंट अफेयर्स आसानी से रिवाइज कर सकते हैं MCQs के फॉर्म में। आज हम 15 में से इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, रक्षा ज्ञान शक्ति, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, टाइड प्रोग्राम and Samarth initiative. So this is going to be very useful lecture for your all preparation of current affairs. EduCare 247 ने UPSC EPFO के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और टॉपिक वाइज आपको MCQs प्रोवाइड किया जाएगा। आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लिया जाएगा जहां आप आसानी से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है लॉकडाउन के कारण। आप EPFO कोड यूज कर सकते हैं और आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स पे। तो आपके कोर्स की फीस जो है वो 1999 हो जाएगी और आप इस कोर्स को हमारे वेबसाइट educare247.com पे विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका पहला सवाल है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपका आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि भी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की एनुअल रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में 115 कंट्रीज को मेजर किया जाता है डिफरेंट पैरामीटर्स पे। वो पैरामीटर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। कंट्रीज को इन इंडिकेटर्स पे मेजर किया जाता है और चेक किया जाता है कि कंट्री एनर्जी सिस्टम को एडॉप्ट करने में, नए एनर्जी सिस्टम को एडॉप्ट करने में कितना रेडी है, साथ ही साथ वहां का एनर्जी सिस्टम कितना सस्टेनेबल है और वह एफोर्डेबल है या नहीं और वह इंक्लूसिव इन नेचर है या नहीं। तो इन सारे चीजों को चेक किया जाता है इस रैंकिंग की मदद से। इस रैंकिंग में स्वीडन ने टॉप किया है, लगातार तीसरी बार स्वीडन ने टॉप किया है। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का दूसरा और तीसरा स्थान है। 115 देशों में 11 देश ऐसे हैं जिन्होंने 2015 से इस रैंकिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई है। अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया और इटली मेजर कंट्रीज हैं जो कि एनुअल इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया का जो स्थान है इस रैंकिंग में वो 74 है और यह पिछले साल के मुकाबले 2 स्थान ऊपर है। इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों पैरामीटर्स में इंप्रूव किया है। तो इंडिया इस डायरेक्शन में एक अच्छा कदम बढ़ा रहा है और एनर्जी सिस्टम को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बना रहा है। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है और इसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। बेसिकली ये एक प्राइवेट और पब्लिक कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशन है और प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कोऑपरेट करता है डिफरेंट मुद्दों पे, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल इंडस्ट्रीज, सोसाइटी के डिफरेंट पैरामीटर्स, बिजनेस और एकेडमिया के डिफरेंट पैरामीटर्स, उन सब पे ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करता है और नए नए रिसर्च और रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। इसमें है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये यूपीएससी पूछ भी चुकी है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। सो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। आप इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, with reference to the intellectual property facilitation cell consider the following statements। पहला स्टेटमेंट है it was set up under मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। the second statement is मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति was launched with the aim to include IP culture in Indian defense manufacturing ecosystem। इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके डिटेल को और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने
मेडिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को रैपिडली प्रोड्यूस करने के लिए पेटेंट फाइल किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल के सामने, और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। इंडियन नेवी यह रिसर्च नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कर रहा था, और नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। यह जो पीपी है यह काफ़ी लो कॉस्ट होगा, और इंडियन नेवी के डॉक्टर ने इसे इन्वेंट किया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण इन्वेंशन है। यह क्रिएट किया गया है इनोवेशन सेल, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई में कार्यरत है। ये जो पीपी होगा ये स्पेसिफिक फैब्रिक का बना है, जो कि हाई लेवल प्रोटेक्शन देगा, और इसमें ब्रीथेबिलिटी मतलब कि सांस लेने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये जो टीम है यह आईपीएफसी के साथ काम कर रहा था, और यह जो आईपीएफसी है यह मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के तहत काम करता है। इस मिशन को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका एम यह था कि इंडियन डिफेंस में आईपी कल्चर को प्रोपोगेट किया जा सके, और जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वहां हम अच्छे इनोवेशन कर पाए और उस इनोवेशन का हम पेटेंट कर पाए। तो इसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, यूनियन होम मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, NDMA वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनैक्टेड इन 2005। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो स्टेटमेंट सेकंड है बस वही सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर नहीं होते हैं। इसके डिटेल और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आपने न्यूज में देखा था कि अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में गैस लीक हुआ था, और उस गैस लीक के बाद जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक्शन में आई, और उसने रीओपनिंग के लिए एक डिटेल गाइडलाइंस जारी किया है कि ताकि जब लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्रीज खुलें तो उनको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेट करना रिस्पॉन्स को ड्यूरिंग नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर। साथ ही साथ यह डिजास्टर के समय कैपेसिटी बिल्ड करने में भी मदद करती है। इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और 9 मेंबर बोर्ड होता है जिसे वो चेयर करते हैं। इसका जो डे टू डे फंक्शनिंग होता है वो वाइस चेयरमैन ध्यान रखते हैं, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द पॉलिसीज। जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होते हैं डिजास्टर से रिलेटेड उन सबको यह बनाती है। साथ ही साथ यह स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करती है, ताकि जो हमारी पॉलिसीज हो वो हॉलिस्टिक हो और किसी तरह का कोई डिसरप्शन ना आए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस बॉडी से रिलेटेड, इसको आप ध्यान रखिए। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज समर्थ रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो इसका आंसर है ए, इट इज एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इसे आप ध्यान रखिए, ऐसे सवाल यूपीएससी अक्सर पूछती है, आगे भी पूछ सकती है। इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में एनआईटी कुरुक्षेत्र ने इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी को इम्प्लीमेंट किया है। इसका नाम है समर्थ। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करेगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के प्रोडक्टिविटी को। और ये जो समर्थ है ये एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, और यह ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। इसको नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के तहत बनाया गया है, और यह जो मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करता है। यह जो इनिशिएटिव है यह ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि इंस्टीट्यूट के इंफॉर्मेशन होते हैं उसको, और उन इंफॉर्मेशन को आसानी से लोगों तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आपका अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द टाइड प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द प्रोग्राम प्रोवाइड्स टूल्स, डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एमंग दिव्यांग एंड एल्डरली। आपका सेकेंड स्टेटमेंट है,
इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो रॉन्ग है, बस स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी कुछ टूल्स एंड डिवाइसेस डेवलप किए हैं जो कि कोविड के इम्पैक्ट को दिव्यांग एंड एल्डरली पीपल पे कम करने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसेबल्ड एंड एल्डरली टाइड प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें डेवलप की गई हैं। ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है और इसका जो बेनिफिट है एल्डरली पीपल और दिव्यांग पीपल को होगा। इसका एम यह है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए टारगेट करके और एल्डरली और दिव्यांग स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया जाए। इसके तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दिया जाएगा, साथ ही साथ कैसे उनके लाइफ को आसान किया जा सकता है उस पर काम किया जाएगा। और बेसिकली टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इसमें होगा बिकॉज टेक्नोलॉजी चीज़ों को काफ़ी आसान बनाती हैं, तो टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। होप आपको यह नया सीरीज अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल एडुकेट 247 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।